हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल पेट 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं या इससे पहले यदि आप पेट का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप सबके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये जो सेशन हो रहा है 80+ नंबर मान करके सब प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें फुल डिस्कशन होगा। ठीक है, अब जानते हैं डिस्कशन से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं सेशन की तरफ। आप सब यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप सब जरूर करें। ठीक है, तो किस सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर किए थे? तो कौन थे? राजा जयसिंह। सबसे पहले यही आप सबसे पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि कब हुआ था, तो आप बताएंगे जून 1665 में। ठीक है, और इस संधि के परिणाम क्या थे? तो जो मेन रिजल्ट आप सबको बता देते हैं। तो इसमें शिवाजी ने 23 किले और करीब 4 लाख हुंड की वार्षिक आय की भूमि मुगलों को दे दी थी। ठीक है, और दूसरी बात क्या निकल कर आई कि रायगढ़ को सम्मिलित करके शिवाजी के पास केवल 12 किले और 1 लाख हुंड की वार्षिक आय की भूमि रही। ठीक है, इस संधि के बाद ये निष्कर्ष निकला। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक क्वेश्चन आपसे से पूछा गया, इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत यहाँ पर देखिए कुछ किला मस्जिद दिया है और उसके बारे में पूछा है। तो देखिए, गुलबर्गा का किला एक क्या चीज़ है? गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। ठीक है, और जहाज महल कहाँ पर है? मालावा में है। ठीक, ये भी बस ये भी सही, ये भी सही, ये मिलान है। और टाला मस्जिद आप जानते हैं कहाँ पर है? जौनपुर। ठीक है, लेकिन जो कुवल उल इस्लाम मस्जिद है ये अजमेर में नहीं है। तब ये कहाँ पर है कुवल उल इस्लाम मस्जिद? आप बताएंगे ये कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, ये कहाँ पर है? दिल्ली में। तो आप सबका ऑप्शन कौन सा यहाँ पर निकल कर आएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए 3 को सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ दिया है कुछ पुस्तक, एक तरफ दिया है उसका लेखक। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अष्टाध्यायी, आप जानते हैं अष्टाध्यायी की रचना कौन किए थे? पाणिनि। तो ए का कहाँ पर जाएगा? 4 पर। ठीक है, और महाभाष्य की रचना कौन किए थे? पतंजलि। ये कहाँ पर जाएगा? 3 पर। निरुक्त, निरुक्त किसकी रचना किए थे? यास का। ये जाएगा 1 पर। और एक ही छोटा है, इसकी रचना कौन किए? ऋषि कात्यायन। तो ये कहाँ पर जाएगा? 2। 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 पहला ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो जो पुस्तक है उसके संबंधित हैं जो लेखक हैं वो आप सबको याद होना चाहिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मतलब कह रहा है कि कौन सा? यहाँ पर देखिए कोट दिया है। एक क्वेश्चन दोस्तों आप सब हल्के में मत लीजिए। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं होता कि जितने क्वेश्चन आते हैं सब कठिन होते हैं। इसमें लगभग अच्छा लेवल रखा गया है। ठीक है, आप सब देख रहे हैं, कोई वन लीनियर भी है, कोट वाला भी, मैचिंग वाला भी, हर टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा कि कौन ऐसा शासक था जो बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, तो इसमें अशोक था और इसका पौत्र था दशरथ। ये दोनों किस धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म को। तो 2 और 4, तो 2 और 4 कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी पर है। ठीक है, और इसके बारे में बता दें कि अशोक और उसका पौत्र दोनों बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, दशरथ जो था मौर्य साम्राज्य का चौथा, ये जो दशरथ है ना, मौर्य साम्राज्य का चौथा शासक था, याद कर लीजिए। एक कौन था? अशोक का पौत्र था। ठीक है, और दशरथ को और किस नाम से जाना जाता है? देवानाम्परी की उपाधि धारण भी किया था दशरथ। और आजीविकों के लिए दशरथ ने ही क्या किया था? जो गुफाएं थे ना, दान कर दिया था। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, किस धर्म का? जैन धर्म का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। कर कि सतपथ ब्राह्मण संबंधित है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से। याद कर लीजिए, 4 वेद होते हैं ना,
ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। सामवेद एक गायन वेद होता है, ठीक है, संगीत का जो संकलन है इसी वेद में है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो चारों वेद है, आप सबको याद होना चाहिए। पूछा था सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप से निम्नांकित वर्ष में स्वीकार किया गया था। मतलब जब अंग्रेजों के समय था ना, जो प्रतियोगी सिविल सेवा के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं थे, इसको कब स्वीकार किया गया था, 1853 में। तो 6 का ऑप्शन भी कौन सा बन जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किस आंदोलन से जुड़े थे, भारत छोड़ो आंदोलन। इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था। तो स्वतंत्र भारत का सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किए थे, सिंगापुर में। ऑप्शन क्या बनेगा, ए, ठीक है। अगर हम बात करें इसके कब, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में स्वाधीन भारत सरकार का गठन किया गया, ठीक है। और दूसरी बात क्या, सिंगापुर में ही अगर हम बात करें तो मोहन सिंह भाकना ने सिंगापुर में ही आज़ाद हिंद फौज सेना का गठन किया गया था। ये कई बार पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज सेना का गठन कौन किए थे, तो आप बताते सुभाष चंद्र बोस। नहीं, बाद में इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है, लेकिन गठन कौन किए थे, मोहन सिंह ने किया था, ठीक है। आप सब कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, आप सबको सही बताना है, ठीक है। तो कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल द्वितीय लौह संयंत्र से संबंधित है। ये नहीं, ये बात गलत है। देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, तो मास्टर सूरसेन का संबंध किस घटना से, चटगांव शस्त्रागार घटना से है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, बी, ठीक। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसको मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे सूरसेन, ठीक है। तो मास्टर सूरसेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ये पूछा जाता है कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन कौन किए थे, तो यही किए थे सूरसेन। इनके जो सदस्य थे रिपब्लिक आर्मी के, एक क्या किए थे, चटगांव शस्त्रागार, मतलब चटगांव में एक शस्त्र घर था, उसको लूट लिए थे, ठीक है। और उसके जो मेन आरोपी बने थे, कौन बने थे, सूरसेन। और इसी के कारण इनको 12 जनवरी 1934 को 1934 को इनको क्या कर दिया गया था, फांसी दे दिया गया था, ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता का प्रणेता, ठीक है। और चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया था, 1853 को, सॉरी 1853 में, सॉरी मिस्टेक हो गया। चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया था, 1835, 53 नहीं 35 है, को एक प्रेस अधिनियम बनाया था, ठीक है। और ये कानून कब तक ले चला था, 1856 तक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कह रहे कि वायुमंडल के किस मंडल में 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 सेंटीग्रेड की दर से कम हो जाता है। तो कौन सा मंडल है, आप सबको बताना है। तो वह परिवर्तन मंडल, आप ये नाम याद कर लीजिए। परिवर्तन मंडल को क्या बोला जाता है, क्षोभ मंडल। और ये मंडल वायुमंडल का सबसे निचला मंडल होता है। इसकी खास बात क्या है, इसी मंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना, बारिश होना, चमकना, है ना, जब बादल गरजता है, कुहारा पड़ना, मतलब ये सब मौसमी संबंधित घटना किस मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में। और ये सबसे पहला मंडल वायुमंडल का, और निचला भी कह सकते हैं। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियो धार्मिकता का सिद्धांत किसने
प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन थे? जोली ने। तो ध्यान देना, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो धार्मिकता का सिद्धांत कौन दिया था? जोली ने। और बाकी 3 लोग हैं, एक कौन कौन सा सिद्धांत दिए थे? ठीक है, तो होम्स ने एक कौन सिद्धांत किए थे? संवहन तरंग का सिद्धांत। कौन सा? संवहन तरंग का सिद्धांत। ठीक है, और डेली ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ठीक है, खिसकते महाद्वीप का सिद्धांत, जो आप सब कभी कभी सुनते ना कि जो महाद्वीप है ना धीरे धीरे और खिसक रहा है, तो इसके संबंधित कौन से सिद्धांत दिए थे? डेली महोदय ने। ठीक है, और कोबर महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जैसे आज का जो हिमालय है ना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से हुई ना, उसके बारे में सिद्धांत कौन दिए थे? कोबर ने। ठीक है, जिसको बोला जाता है भू सन्नति का सिद्धांत। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बिहार में मिलते हैं? तो बिहार में कौन सा खनिज मिलता है आप सबको बताना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो बिहार में कौन सा खनिज मिलता है? लौह मिलता है। ठीक है, पहले देखिए कोयला, मैग्नीज, पेट्रोलियम जब झारखंड बिहार एक था ना तब पाया गया था, लेकिन आप जानते हैं कि बिहार अलग स्टेट है और झारखंड अलग, दोनों अलग हो गया। तो अब बिहार में कौन सा मुख्य रूप से खनिज पाया जाता है? लौह पाया जाता है केवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 मिलाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक तरफ दिया नगर और एक तरफ दिया नदी, मतलब किस नगर के किनारे कौन सी नदी बसी है। तो आप जानते हैं गोरखपुर के से होकर कौन सी नदी बहती है? राप्ती। और फैजाबाद और इसका वर्तमान नाम क्या है? अयोध्या। यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? सरयू नदी। ठीक है, और कानपुर में गंगा नदी और आगरा में यमुना नदी। तो 4 2 1 3 कहाँ पर है? 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से, नगर और नदियों से संबंधित क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया संगठन, एक तरफ दिया उसका मुख्यालय। ये भी देखिए कोट वाला है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए, आप सबका बहुत अच्छा मार्क आएगा। एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय क्या टोक्यो में है? नहीं, तो इसका मुख्यालय टोक्यो में नहीं है, बल्कि कहाँ है? मनीला में। और मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। ठीक है, तो ये गलत है। आप सबको देखिए बताना सही कौन सा है। तो ये गलत है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में है। बिल्कुल बात सही, ये सही है। तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय सिंगापुर। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्यालय बैंकॉक है? नहीं, ये बैंकॉक नहीं है, बल्कि कहाँ है? जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो पहला भी गलत, तीसरा भी गलत, तो केवल कौन सा बन जाएगा? दूसरा सही है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि आप सब जो जितने भी इम्पोर्टेंट मुख्यालय हैं, है ना, जैसे जिनेवा किसका किसका मुख्यालय पड़ता, वाशिंगटन में किसका किसका मुख्यालय पड़ता, आप सब इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे बोलते हैं सेज नीति की घोषणा कब होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश कितने आर्थिक क्षेत्र है, सेज कितने? 31। ठीक है, तो इसकी घोषणा कब हुआ था? अप्रैल सन 2000 में। ठीक है, और इसका मेन काम क्या? अच्छा, सेज सभी लोग पढ़ते, इतने सेज है ना, 31 सेज है। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि ये व्यवसायों के आर्थिक विकास प्रदान करने एवं प्रोत्साहन करने से संबंधित एक संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17। कह रहा कि अदृश्य निर्यात जिसको बोलते हैं इनविजिबल एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखा अदृश्य निर्यात, मतलब ऐसा निर्यात जो दिखाई ना दे। इसमें कौन कौन आते हैं? सेवा क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, देखिए जो ये अदृश्य निर्यात है ना, ये WTO के अंतर्गत आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक संस्था है। इसमें सेवा क्षेत्र सम्मिलित है, जैसे बैंकिंग हो गया ना, ये सब। क्वेश्चन नंबर 18,
कह रहा कि खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में होती है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है। अगर इससे संबंधित आप सबसे पूछा जाए, अधिनियम पूछा जाए कि खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम कब आया था, तो आप बताएंगे 1956 में। ठीक है। इस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुआ था और इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर का मुंबई में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है, तो एक किससे संबंधित है, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का एक चिंतन समूह है जिसको बोलते हैं थिंक टैंक, में नीति का पूरा नाम, ये सब आप सबको एकदम याद ही होगा। ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी कभी नीति आयोग का पूरा नाम। तो इसका नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। एक कब बना था, जनवरी 2000, कब बना था, जनवरी 2015 में। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम मतलब प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये देखिए कोर्ट का है। ठीक है, तो कह रहा यहाँ पर देखिए सही बताना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, नगर पंचायत के बारे में बताना है। ठीक है, कह रहा कि नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। देखिए ये सब क्वेश्चन वीपीओ का जो एग्ज़ाम दिए ना और सब का तो सही होना चाहिए। तो बिल्कुल बात सही है। तो नगर पंचायत के जो कुछ वार्ड होते हैं ना, वार्डों को मिला के क्या बनाई जाती है, वार्ड समिति बनाई जाती है। कह रहा कि इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, ये भी बात सही है। कह रहा कि वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत का अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, ये बात गलत है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा जो कि किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर सी पर है, सही हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति को, ये नियुक्ति भी करता है। ठीक है, जो न्यायाधीश होते हैं ना तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगर हम आर्टिकल की बात करें, किस आर्टिकल के तहत ये त्याग पत्र देता है, तो आर्टिकल है 217 क्लॉज 1 के तहत ये राष्ट्रपति जी को संबोधित करके उनको मतलब अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कुल सदस्य का 1/10। तो ये ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 24, कह रहा कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो आप सब याद कर लीजिए कुल कितने मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य है। तो कौन सा है कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व देना। देखिए मौलिक कर्तव्य में बताया गया है हर चीज़, जो भी मतलब विरासतें हैं उनकी सुरक्षा कैसे करें, रक्षा कैसे करें, ये हम सबका कर्तव्य है। इससे भी क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में बता दें कि मौलिक कर्तव्य किसके समिति के आधार पर जोड़ा गया, तो आप बताएंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये कई बार पूछा जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह के समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, कब, 1976 में। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, और इसके तहत कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग 4 के काम में। ठीक है, तो अगर धारा की बात करें, धारा 51 के का जोड़ा गया, 51 के काम में क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक कर्तव्य, 11, और पहले कितने थे, 10। 2002 में शिक्षा का अधिकार, इसको जोड़ दिया गया था 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो इतनी सारी बातें याद कर लीजिए, इसी में से सब पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से, और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पालिका से।
ठीक है। बट आप सबसे क्या पूछा, ग्रामीण, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। अब पंचायती राज आ गया तो इसके बारे में आप सबको जानना पड़ेगा कि पंचायती राज कब जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अधिनियम कब आया था, 1992 में। लागू कब से हुआ था, 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को क्या माना जाता है, पंचायती राज दिवस। ठीक है। इसके माध्यम से क्या जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा भाग, 9 भाग। और अनुसूची कौन से जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, 11th। ठीक है। और और 11वीं अनुसूची में आप सबसे कई बार पूछा गया कि इसमें कुल कितने विषय दिए गए पंचायतों को, तो बताएंगे 29 विषय दिया गया है। ठीक है। और नगर पालिका को कितने विषय दिया गया, 18 विषय। और एक इसके लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं। और भाग बात करें तो 9 का ए जोड़ा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है। मतलब आप सबको ऐसे बताना कि ऐसा रेडियोधर्मिक जो मतलब कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, फास्फोरस 32। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक है इरेडियम 192 और गोल्ड 192। इन सब का भी प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कैंसर के उपचार में। ध्यान देना, फास्फोरस 32, इरेडियम 92 और गोल्ड 92, इन सब का भी प्रयोग कैंसर उपचार में। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये कहाँ से उत्पादन होता है, अग्न्याशय से। ठीक है। और कह रहा कि हरित गृह प्रभाव क्या है, जिसको बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। तो 28 का जो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए, वैश्विक ताप में वृद्धि। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ए। इसमें क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाता है कि कौन कौन सा मतलब हरित गृह गैस है। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि हरित गृह प्रभाव की संकल्पना कब दिया गया था, तो 1824 में। ठीक है। और देने वाले कौन थे, जोसेफ फोरियर महोदय, याद कर लीजिएगा, जोसेफ फोरियर। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, जैसे जलवाष्प हो गया, CO2 हो गया, मेथेन हो गया जिसको बोलते हैं CH4, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, है ना। ये सब कौन सी गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैस। सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। इसका फार्मूला की बात करें, CH3COOH, ये सिरका का फार्मूला है। अब देखिए इसका मात्र 6 से 10% ही क्या होता है, विलयनी सिरका होता है। अब जान लीजिए 6 से 10%। मान लेते हैं 100% अगर आप खा लेंगे तो क्या होगा, आप सबका एकदम, अगर इसको 100% खा लेना तो आदमी अंधा हो जाएगा। ठीक है। तो एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड किस में पाया जाता है, जो चींटियाँ आप सबसे काट लेती है ना, तो दर्द जो होता है फार्मिक एसिड के कारण ही होता है। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में, आप सब पढ़े हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। एक आपका होता है विबग्योर, आप सब पढ़े होंगे, VIBGYOR, है ना, वायलेट और रेड। सबसे ज़्यादा अगर हम तरंग दैर्घ्य की बात करें, अच्छा, तरंग दैर्घ्य, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है। अगर तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो तरंग दैर्घ्य कम, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेव लेंथ किसका होता है, तरंग दैर्घ्य रेड का। ठीक है। और सबसे कम किसका होता है, वायलेट का। अब आप सबको बता दें कि इसमें ऊर्जा किसमें उच्चतम होती है, सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होता है किसके पास होता है, नीला। जिसके पास तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसके पास एनर्जी सबसे कम होगा। ठीक है। तो लाल रंग के पास, आप जानते हैं लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है तो इसके पास एनर्जी सबसे कम। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, नीले रंग के पास जो एनर्जी होती है ना सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। तो बताना इसमें मतलब
इसका और शुद्ध रूप लिखना है। शुद्ध रूप क्या है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें देखिए क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इसमें आप सबको क्या करना है, जितना रहेगा उतना लिख दीजिए, जितना अंक ऊपर 2 3, और जितने अंक पर बार नहीं रहेगा ना उसको आप घटा दीजिए, ठीक। और जितने ऊपर बार रहेगा उतनी बार हम 9 लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा ये हम इरेज कर देते हैं, तो जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा जितने अंक के ऊपर उतना 0 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने अंक पर बार रहेगा उतना 9, और जितने अंक पर बार नहीं रहेगा उतना 0। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 670 आएगा बटे 990। तो ये ऑप्शन आप सब, ये ऑप्शन कहाँ पर देख रहे हैं, सी पर। बहुत इजी क्वेश्चन इस टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 22 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरे संख्या के 6 गुने के बराबर है, तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या बताएं, ठीक। तो अगर हम मान लें कि हमारा संख्या एक है x और दूसरा कितना है y है, ठीक है, और प्रश्न अनुसार x प्लस y दोनों का योग करेंगे कितना आएगा, 22। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिए, कह रहा है कि एक संख्या का 5 गुना, तो मान लेते हैं x का 5 गुना तो 5x बराबर होगा y के 6 गुने, तो 6y। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, आएगा 6y/5, ठीक है। ये वैल्यू उठा के इस समीकरण में रख देंगे, तो x प्लस वाई बराबर 22, तो x का मान कितना आया, 6y/5 प्लस y इक्वल टू 22। तो देखिए यहाँ से 5 गुणा करेंगे तो 5 6 5 11, 11 दूनी 22। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर 1 मानेंगे तो देखिए 6y प्लस 5y तो कितना हो गया, 11y/5 बराबर 22। तो 11 कन 11, 11 दूनी 22, तो 5 दूना 10। तो y का मान कितना आ गया, 10। अब बताइए यहाँ पर अगर y का मान 10 है तो x का मान कितना रहेगा, 12 रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, देखिए इसका वर्गमूल निकालना है। अंदर देखिए फार्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर का फार्मूला क्या, तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, तो 20 और 16 कितना हो गया, 36 इंटू, एक बार देखिए फार्मूला होता है ए प्लस बी और एक क्या होता है ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। तो 36 का वर्गमूल 6, 4 का वर्गमूल 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एवरेज से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। कह रहा है कि 25 वस्तुओं का जो भार है 50 kg है। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु को x है, जो दूसरा वस्तु x को शामिल किया जाता है, तो कह रहा कि औसत भार में आधा किलो बढ़ जाता है। अच्छा 500 ग्राम मतलब आधा किलो होता है, 0.5 होता है ना। तो वस्तु का मतलब कह रहा है कि जो नया वस्तु था उसका भार निकालना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए 25 वस्तु का औसत भार 50 kg का है, ठीक है। तो 25 वस्तु का कुल भार कितना हो जाएगा, तो 25 वस्तु का कुल भार इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 गुणे 50, तो 25 पंचे 125, तो कितना आएगा, 1250 kg। ये जो 1250 kg है ना, कुल वस्तु का टोटल भार है, ठीक है। अब औसत भार में कितना बढ़ गया था, आधा kg। तो औसत भार यहाँ पर, तो औसत भार कितना था 50, तो आधा kg, आधा kg मतलब 0.5, तो बढ़ कितना जाएगा 0.5, तो कितना हो जाएगा 50.5 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल औसत भार एक वस्तु को शामिल किया गया, तो पहले 25 वस्तु था, अब एक को शामिल कर दिया गया, तो वस्तु कितना होगा 26, तो 26 गुणे 50.5 है ना। तो ये टोटल करेंगे कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1313 kg। अब 1313 kg में से 1250 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आएगा 63 kg। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन और कितना 52,200 रुपये और महिलाओं का औसत वेतन कितना है 4,200 रुपये है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 है रुपये, तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत बताना है। तो देखिए इसको किस टाइप से करेंगे, एलिगेशन मेथड से, ठीक है, आसान पड़ेगा
और जल्दी से आप सबको समझ में भी आएगा। देखिए तो एक तरफ लिखते हैं मेल और फीमेल और बीच में रहेगा टोटल। तो मेल का कितना है 5200 और इस फीमेल का कितना 4200 और टोटल कितना है 5000। ठीक है, तो सबसे पहले 20 सब में से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए कौन सा बड़ा है, यहाँ 52 है 50, 52 में से 50 जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ देखिए 42 या 50 है, तो 50 में से 42 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। इसका रेशियो लेंगे आएगा 4:1। ठीक है, 4:1 आ गया। अब पुरुष का प्रतिशत बताना, तो यहाँ पर देखिए पुरुष कितना है 4 हिस्सा है, तो 4 और टोटल कितना 4 और 1, 4 और कितना 5% के लिए 100% से मल्टीप्लाई। तो काटेंगे कितने बार 20 बार, तो 20 का गुणा 4 में करेंगे 20 चौक 80%। तो पुरुष कितने हैं 80%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, कह रहा है कि मधुशाला किसके द्वारा रचित है। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने इसके रचना किए थे। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि शायद एक क्वेश्चन अभी जल्द ही आया था जो यूपी ट्रिपल का पेपर हो रहा है ना, इसमें पूछा गया था। तो इसकी रचना कब किए थे मधुशाला की 1935 में, 1935 में। ठीक है, मधुशाला मधुबाला भी पूछा जाता है, मधुबाला की रचना कब हुआ था 1936 में। मधुशाला मधुबाला एक होता मधुकलश, तो मधुकलश की रचना कब हुआ था 1937 में। ठीक है, 35 36 37 तीनों मतलब एक एक साल बाद किए थे। मधुशाला मधुबाला मधुकलश ये सब रचना इनकी हैं। और एक है महादेवी वर्मा जी, इनसे भी क्वेश्चन पेपर में बनता है रचना। इनकी रचना दीप शिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये सब किसकी रचना है महादेवी वर्मा का। सुमित्रानंद पंत जी की कौन सी रचना, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, लोकायतन, चिदम्बरा, ये सब किसकी रचना सुमित्रानंदन पंत जी। और आप जानते हैं सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा ये दोनों किस युग के कवि थे, छायावादी युग के। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त जी की कौन कौन सी रचना है, साकेत, जयद्रथवत, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा। ठीक है, आप सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा कि एरा गैरा नथु खैरा का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मामूली आदमी, कहते हैं ना ये आदमी का एरा गैरा है। ठीक है, मतलब एकदम तुच्छ समझ लेना किसी आदमी को। प्रति प्लस आघात बराबर क्या होगा, प्रत्याघात। ये संधि विच्छेद है, तो 38 का ऑप्शन क्या बन जाएगा ए। इसमें कौन सा संधि, इसमें यण स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया था। कह रहा कि इसका त्रुटि सुधारना है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे सही होगा ना क्या बन जाएगा कि यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। और 40 नंबर पर क्या है, सब कुछ जानने वाला। तो सब कुछ जानने वालों को क्या बोला जाता है, तो सर्वज्ञ बोला जाता है। और बहुज्ञ किसको बोलते हैं, जो बहुत कुछ जानता है उसको बहुज्ञ बोलते हैं। और अज्ञ क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कुछ ना जाने उसको क्या बोला जाता है, अज्ञ। कुछ ना जानने वाला को क्या बोला जाता है, अज्ञ। दोस्तों अब इसके बाद 5 क्वेश्चन आप सबको क्या मिलेगा, इंग्लिश का क्वेश्चन। तो आप सब पैसेज को वीडियो को रोक रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं है। और चलते हैं इसके क्वेश्चन पर, जो कि आप सबको बता दें, नहीं इधर भी पैसेज है, तो थोड़ा 5 क्वेश्चन चूँकि पूछा जाता है पैसेज से, तो आप सबको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, 5 नंबर की इंग्लिश केवल आता है। तो 41 क्या है, कह रहा कि विच ऑफ द आइटम्स लिस्टेड बिलो वाज नॉट फूड फॉर द प्री हिस्टोरिक मैन। तो ये पैसे से आप सबको मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, फॉसिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ए बी सी डी।
कह रहा कि पॉइंट आउट ऑफ द पार्ट दैट हैज़ एन एरर, कह रहा कि किस में एरर है, एरर आपको बताना है। ठीक है, तो कह रहा कि यू आर लर्निंग इंग्लिश, क्या बातें सही लिखा है? नहीं, यहीं पर देखिए मिस्टेक लिखा है, तो ये गलत लिखा, फॉर द लास्ट 1 ईयर बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल, तो इसमें गलत कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है, तो 42 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 करा कि डॉग इज फेथफुल एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल से है, आर्टिकल आप सबको आना चाहिए, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो क्या लगेगा यहाँ पर? ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल्स। ठीक है, 44 क्या है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस, तो इसको डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, क्या है? कह रहा कि आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर, तो इसको डायरेक्ट बनाना है, तो इसका डायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाएगा? आई सेड टू शीला कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट मे आई नो योर फादर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो पहला सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट का मतलब आप सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप सबको आना चाहिए, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आर्टिकल, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। कह रहा कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, सबको पहचानना। तो कह रहा कि द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विद वाटर, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा कि द ग्लासेस वीयर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। देखिए दोस्तों, 5 क्वेश्चन आप सबका आता है इंग्लिश, 5 क्वेश्चन में हमारे समझ से 3 क्वेश्चन तो ग्रामर का ही हो गया, 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी 1-2 क्वेश्चन पैसेज से, तो ग्रामर भी आप सबको आना चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 46 रीजनिंग है, आप सबका 5 नंबर का आएगा। यदि किसी विशेष कूट में 7 को इतना लिखा गया है और 10 को इतना लिखा गया है, तो कर कि 13 को क्या लिखा जाएगा? तो आप सबको समझ में आया क्या लिखा है? देखिए 7 को क्या लिखा जाता है? 7। अब इसके बाद कितना डिजिट किया गया है? 1 तक किया गया है ना। देखिए 7 से डिसेंडिंग आर्डर लिखा है, 7 6 5 4 3 2 1। और यहाँ पर भी देखिए 10 के बाद भी 10 है, 10 के बाद खाली डिसेंडिंग, कुछ नहीं करना है, लॉजिक लेवल केवल लगाना है। यहाँ 13, अब 13 के बाद डिसेंडिंग आर्डर देख लीजिए, 13 तो सब जगह है, 13 के बाद 11 नहीं आता, यहाँ 12 लिखा है, ये भी गलत, 13 के बाद 11 और 11 के बाद 21 लिख दिया, गलत है। 13 के बाद 12 11 10 9 8 6, तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? 46 का ए ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत आसान ए था क्वेश्चन, पहला सही है। 47 क्या है? देखिए कह रहे कि बाएं से 8वें पद के दाएं और 5वां अक्षर क्या होगा? तो बाएं से 8वां खोज लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ आ रहा है 8वां पद। और कह रहे कि फिर इसके दाएं और, तो इधर आप सबको 5 अक्षर और खोजना है, 1 2 3 4 5, तो कौन सा मिल रहा? यम। तो 47 का आंसर क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, और देखिए आप सबका एक क्वेश्चन है कथन और उसका रिजल्ट से। ठीक है, तो डायरेक्ट आप सबको क्वेश्चन दिखाते हैं। कह रहा कि प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों की सहायता के लिए सरकारी सहायता का वादा किया, तो क्या होगा ये? क्या चीज़ ये? कह रहा कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिसंख्य किसान सूखे से पीड़ित थे और अपने परिवार का पेट नहीं भर पाते थे। अब देखिए ये रीजन है, जो किसान थे अपने परिवार का पेट नहीं भर पाते थे, जिसके कारण और प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? सहायता किया। तो बी क्या होगा? कारण होगा, और ए उसका क्या होगा? प्रभाव होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब जानते जो कुर्सी है फर्नीचर के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार शर्ट किसके अंतर्गत आता है? गारमेंट्स के अंतर्गत। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। यहाँ पर देखिए कथन दिया है, ठीक है, इसको अच्छे से आप सब पढ़िए।
कह रहा कि अफ्रीकी सरकार ने इबोला को महामारी रोग के रूप में घोषित करने का फैसला किया था। यदि लोग परिवार या पड़ोस में होने वाली इबोला के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो लोग दंडित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, एक कथन दिया गया और देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है। अब कार्रवाई दिया है। ठीक है, एक कथन दिया और कार्रवाई कह रहा कि इबोला को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्रभावशाली रूप से कानून बनाने के लिए योजना बनाई। ये भी बात सही है। ठीक है, अनुसरण करता है तभी तो दंडित करने का प्रावधान था। दंड के बारे में संदेश फैलाने के लिए मास मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि लोगों को कार्रवाई के बारे में पता चले। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर देखिए दोनों फॉलो करता है तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अब बताइए, अगर कोई सरकार भी है, कोई नियम कानून, कोई भी सूचना जारी करता है ना, तो क्या उसके सूचना जारी करने से हर चीज़ हो जाएगा? जब तक ले जनता के पास, पब्लिक के पास वो नोटिस नहीं आएगा, उनके पास जानकारी नहीं होगा, तब तक वो कैसे फॉलो करेंगे? तो उसको नोटिस बताने के लिए, सूचना बताने कोई ना कोई मीडिया तंत्र तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI का उत्तर प्रदेश में किस शहर में है? तो बरेली में है। ऑप्शन क्या बन जाएगा 51 का बी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो एक मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता, और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस। ठीक है, 53 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक एक ही शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ का है? केरला का। ठीक है, 54 करके खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है। तो दोनों पदार्थ, जैसे कभी कभी होता है ना, जहाँ कूड़ा ढेर लगा रहता है ना, कचरा इकट्ठा रहता है, वहाँ से बहुत खतरनाक गैसें निकलती रहती हैं। तो कौन कौन सी गैसें हैं जिसके कारण इंसान की मृत्यु भी हो सकती है? एक है मरकरी, एक है साइनाइड। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। आगे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं क्या हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल कितनी सरकारी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं हैं। ठीक है, तो 6 भाषा में कौन कौन सा? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ठीक है, ये तो सरकारी भाषा है, लेकिन कार्यकारी भाषा केवल 2 ही है। एक तो अंग्रेजी है और दूसरा कौन सा? फ्रेंच है। 2 कार्यकारी भाषा है, बल्कि बाकी 6 कौन सी भाषा है? सरकारी भाषा है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? यहाँ पर देखिए सेकंड में आपको बताना है। तो लगभग कितना समय लेता है? 500 सेकंड। तो आप सब हर तरीके से तैयार रहिए। अगर मिनट की बात करें तो 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय लेता है। इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग कितना आएगा? 496.6 सेकंड। ठीक है, तो नियर अबाउट किसके? लगभग 500 सेकंड के। ठीक है, और चंद्रमा का पृथ्वी तक इसका नाम कितना समय लेता है? 1.22 सेकंड का। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन कि किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम कितना? 60 और अधिक से अधिक कितना? 500। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 57 का डी। क्वेश्चन नंबर 58 कर कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर कौन था? तो एडविन लुटियंस था, और इसका एक सहयोगी था, उसका क्या नाम था? तो हर्बर्ट बेकर। ठीक है, कभी कभी अगर इसका नाम दे देगा हर्बर्ट बेकर तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो क्योंकि आप सब एडविन लुटियंस का नाम याद करके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोनों आप सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले ई वेस्ट पार्क को मंजूरी दिया? तो कौन सा था?
दिल्ली था। तो दिल्ली ने सबसे पहले ई वेस्ट। अच्छा, ई वेस्ट के अंतर्गत क्या आता है? ई वेस्ट का मतलब जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होती है, जैसे कंप्यूटर ख़राब हो गया, मोबाइल ख़राब हो गया, कीबोर्ड ख़राब हो गया, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आती है ना, उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? ई वेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो किसने सबसे पहले एक काम किया? दिल्ली। तो 59 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 60। कह रहा कि 3 साल की अवधि के लिए सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, अब पहले देखिए माधुरी पूरी बुच थी, ठीक है, और ये अब नहीं है, इनके स्थान पर दूसरा कोई आया है। आप सब इसको बताइए कौन सा है। वर्तमान समय में नहीं है माधुरी पूरी बुच। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट देखिए, क्योंकि ये पहली महिला थी, ठीक है, जो इनकी अध्यक्षता किया था सेबी का, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो वर्तमान समय में ये नहीं है। आगे क्या है? 61 कह रहा कि हाल में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो संन्यास कौन लिए थे? स्टुअर्ट ब्रांड ने। आप जानते हैं आपके पेपर में पेट में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएगा, तो आप सब करंट अफेयर को ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, हाल ही में भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री यशस्वी योजना शुरू किया? तो किसने शुरू किया था? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा कि ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें कौन सा स्थान था? तो 63 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए, 126वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कह रहा कि हाल ही में ताइवान ने कहाँ पर ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर घोषणा किया था? ये है सिल्क सिटी, सॉरी, तो किसको बोला जाता है? ये किसको बोला जाता है? बंगलुरु नहीं रहेगा, ये रहेगा मुंबई। ठीक है, मुंबई को बोला जाता है। और बंगलुरु को क्या बोला जाता है? सिलिकॉन सिटी, सिल्क सिटी ने। ठीक है, भारत एवं मंगोलिया के मध्य वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम नोमैडिक एलिफेंट 23 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये 23 वाला आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो उलान बटोर, एक और मंगोलिया में है उड़ान बटोर। ठीक है, 64 क्या है? कह रहा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नल एक पेड़ अभियान शुरू किया? तो ये किसका है? एक नल एक, तो ये अपने उत्तर प्रदेश का है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुत्तों पर शोध करने वाला देश का पहला कैनाइन सेंटर बनाया जाएगा? ये कहाँ पर बनेगा पहला कैनाइन सेंटर? तो बरेली में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य बनेगा? तो आप सबको बताना। तो 68 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? इटावा में। ठीक है, आगे क्या है? 69। देखिए 69 क्या है? कह रहा कि जून 2023 में आरबीआई का एक उप कार्यालय कहाँ खोला गया? ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आरबीआई का कार्यालय खोला गया है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाता है। कोहिमा। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कोहिमा कहाँ पर, किस राज्य में है? ठीक है, कह रहा कि जून 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया? तो इसका आंसर होगा गुवाहाटी, असम में है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आप सबका हिंदी है। हिंदी आप सब पैसेज को, वीडियो को रोक करके आप सब पढ़िएगा। ठीक है, आप सबको हमेशा बताते हैं कि पहले आप पैसेज पढ़िए, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए तब पैसेज पढ़िए। इससे क्या फ़ायदा है? इससे क्या फ़ायदा है कि आप सब जब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ेंगे ना, तो आप सबके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ग्रामर से आ जाता है। ठीक है, तो ये भी फायदा है। त्याग के योग व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
तो 71 का कौन सा ऑप्शन होगा? असाधारण रचनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? कह रहा कि आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा, रेखांकित शब्द का। तो लैस का मतलब क्या होता है? ये तो आप सब भी सुने होंगे, है ना। तो कहते हैं ना, ये एकदम बंदूक से एकदम लैस है, गन से एकदम लैस है ना। तो लैस का मतलब होता है सज्जित होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है कि आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग से हुआ? ये देखिए ग्रामर पोर्शन का है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं आप सब पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो अधि, तो आध्यात्मिक में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को अलग कीजिए, मतलब करा कि कौन सा अलग सबसे है। तो इसमें सबसे अलग कौन सा? मालिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 75 का शरीर को नश्वर कहा जाता है, क्यों? शरीर को क्यों नश्वर कहा जाता है? तो नश्वर का मतलब सबको होना चाहिए, तो नाशवान, क्योंकि शरीर क्या होता है? नाशवान होता है। तो आप सब जानते दोस्तों, आप में 2 पैसेज आएगा हिंदी का, ठीक है। तो एक पैसेज तो कंप्लीट हो गया, दूसरा पैसेज है। तो कह रहा कि लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए? तो आप सब जब पैसेज पढ़ेंगे ना, तो इसका जो आंसर आएगा कि स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी। तो इन सब बातों से प्रेरित हुए थे लोग, ठीक है। आप सब पैसेज को पढ़िएगा तब आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 का आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया था? ये भी पैसेज में दिया गया है साफ साफ। तो आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा देश की जनता ने, ठीक है। 78 क्या है? निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? इसका आंसर क्या बन जाएगा? समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति। सब सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। और अच्छा दोस्तों, जब एक क्वेश्चन आप सब पैसेज पढ़ेंगे हिंदी वाला ना, तो आप सबको जो जीके वाला पार्ट है ये भी आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ से होगा, ठीक है। आंदोलन का क्या असर पड़ा, है ना, जो उस पर दिया है, पैसेज में दिया है, ठीक है। तो आंदोलन का क्या असर पड़ा था आप सब बताइए, आप सब पैसेज पढ़े हैं ना। तो इसका असर पड़ा था कि सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा कि कांग्रेस की क्या मांग थी? आप सब बताइए। तो इसमें बताया गया कि पैसेज में जो विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, यही कांग्रेस की मांग थी। दोस्तों टोटल 80 क्वेश्चन कवर होता है। अब इसके बाद आप जानते हैं 20 क्वेश्चन आप सबका मैथ रहेगा, और भी किस प्रकार से? सब टेबल वाला मैथ रहेगा, ठीक है। तो स्टैटिक का पार्ट है, तो इतना ही इसमें करवाएंगे 80 क्वेश्चन। बाकी 20 क्वेश्चन जो मैथ है आप सब स्पेशल इसके लिए अलग वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो वीडियो आप सबको कैसा लगा? आप सब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।